तो आईकार्ड द्वारा आयोजित वेबिनार की श्रृंखला में आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सहयोगी ब्लॉक विशेषज्ञ विकास जी, सुरेश जी और राम गुलाम जी हमारे साथ हैं आज। एक बार सबका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके शुरुआत करता हूं। तो विकास शुक्ला जी शिक्षार्थ के साथ पिछले 6 साल से जुड़े हुए हैं और सुकमा जिले के 3 ब्लॉक से संबंधित सूचनाओं के संदर्भ में हमारी मदद करते रहे हैं। विकास जी और शिक्षा संस्था दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और जनजातीय अंचलों में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे हैं। सुरेश पटेल जी गत 3 दशकों से सोशल सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 15 वर्षों से कर्मदक्ष के साथ हैं। कर्मदक्ष उत्तरी छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों और उनके मुद्दों के लिए काम करती आ रही है। रामगुलाम सिन्हा जी और प्रेरक समिति पिछले 30 वर्षों से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, कबीरधाम समेत 10 से अधिक जिलों में जनजातीय आजीविका, समावेशी शिक्षा और दिव्यांगजनों के हितों और अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत रही है। अपने कार्य क्षेत्र में पारंपरिक कृषि को भी बढ़ावा देने में प्रेरक समिति ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। साथ ही आईकार्ड टीम से हमारे साथ मेघा झा जुड़ी हुई हैं। मेघा प्रमुख तौर पे छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से जुड़ी सूचनाएं संकलित करने में हमारी मदद करती रही है। अपना वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी चर्चाकर्ताओं और जो भी दर्शक जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद। आज की बातचीत के मुख्य बिंदु हैं कि कोविड के चलते जो हालात बदले हैं आप लोगों के इलाकों में, आप लोगों के कार्य क्षेत्रों में, जो वर्तमान परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, जीवन और आजीविका से जुड़े हुए जो उभरते हुए सवाल हैं और जहां कहीं भी लागू है राहत कार्यों की क्या स्थिति चल रही है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं मेघा के साथ, जो छत्तीसगढ़ से जो भी हमने जानकारी संकलित की है पिछले 2-3 महीनों में, उसकी सहायता से वहां के डिफरेंट क्लस्टर्स में पिछले 3 महीनों में क्या स्थिति रही है, क्या बदलाव आए हैं, क्या ट्रेंड्स देखने को मिले हैं और फिलहाल में क्या स्थिति है, उसके बारे में हमें अवगत करेंगी। ओवर टू यू मेघा। थैंक यू आपको। मैं एक सेकेंड। ठीक है, ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है ना? ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है जो करंट जो बेसिकली जुलाई में जो छत्तीसगढ़ का अभी क्या सिचुएशन है, जो हमारा लास्ट राउंड ऑफ सर्वे जो हुआ था उसमें जो रिजल्ट आया मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। एंड मैं जो बता रही हूँ वो ओवरऑल जो हमने 3 क्लस्टर्स के लिए डेटा कलेक्ट किया है उसका सिचुएशन है। अलग अलग क्लस्टर में कुछ समस्याएं ज़्यादा होंगी, कुछ उतनी ज़्यादा नहीं होंगी। तो हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं वो आई थिंक ज़्यादा बता सकते हैं कि उनके क्लस्टर में कौन सी समस्याएं ज़्यादा है इनमें से। और कुछ ब्लॉक्स में ज़्यादा सीवियर हो सकती है। तो ये जो है ये जुलाई का ओवरऑल है। इसमें हमारे पास 6 डोमेन है जिसके ऊपर हमने डेटा कलेक्ट किया है। फूड और वाटर, हेल्थ, कैश एंड क्रेडिट, और जो रिटर्न माइग्रेंट्स रिटर्न किए हैं उनका क्या सिचुएशन है, लाइवलीहुड रोजगार का कितना नुकसान हुआ है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन लोगों के अगेंस्ट भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके का हो रहा है। तो ये सब जगह जैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्लस्टर में कुछ कुछ समस्याएं ज़्यादा हैं, कुछ कुछ कम है। तो फूड और वाटर अगर हम देखें, राशन का जो सिचुएशन है ओवरऑल छत्तीसगढ़ में, तो उसमें 3 चीज़ें मोस्टली अभी भी जो जुलाई में है जो थोड़ी ध्यान देने लायक है। एक तो है कि जो राशन की दुकानें हैं, वो प्राइवेट जो दुकानें हैं वहाँ पे जो है सप्लाई साइड इशू है। वहाँ पे उन लोगों को जो है राशन का सप्लाई नहीं हो रहा है। वो मोस्टली जैसे अभी जहाँ जहाँ पे केसेस अभी हम देख रहे हैं कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे केसेस अब ज़्यादा आना स्टार्ट हुआ है। तो उसके कारण जो है अभी लॉकडाउन जगह जगह ब्लॉक में, डिफरेंट ब्लॉक्स में एक्स्ट्रा, मतलब अभी जो लॉकडाउन ओवरऑल खत्म हुआ था अभी वापस से वो शुरू हुआ है। तो उसकी वजह से जो पीडीएस के अलावा जो राशन जो है वो मिलना बहुत ब्लॉक्स में मुश्किल हो गया है। ऊपर से क्योंकि सप्लाई साइड का इशू है तो फिर प्राइस जो है उनका वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। दूसरा है कि जो वीकली मार्केट है तो लोगों के लिए राशन या फिर सब्जी वगैरह खरीदने का वो बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। वो मोस्टली ब्लॉक्स में अभी तक खुले नहीं है। उसके बाद है प्राइस इंक्रीज। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा, मतलब 30-40% इंक्रीज हुआ है
जो जरूरत की चीजें हैं, राशन है, सब्जी हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनके प्राइस में काफी ज्यादा इंक्रीज है। एंड ये हम मई से मतलब लॉकडाउन से देखते आ रहे हैं, और अभी भी जो है काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स में। फिर उसके बाद हो गया हेल्थ। हेल्थ में हम लोग ज्यादा मतलब डिटेल में बात करेंगे जब हम पता करेंगे बाकी सबसे कि क्या केसेस हैं अभी, कैसे हो रहे हैं, और उनको डील करने के लिए क्या सुविधाएं हैं। बट अभी जो है सिचुएशन ओवरऑल ये है कि जो जिनको सस्पेक्टेड है कोविड के लिए, उनको घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है मोस्टली। और जो कंफर्म, तो बेसिकली ब्लॉक लेवल पे बहुत ही कम सुविधाएं उपलब्ध है ट्रीट करने के लिए कोविड पेशेंट्स को। तो अगर वो लोग सस्पेक्टेड है तो उनको घर पे क्वारंटाइन किया जाता है, अगर कंफर्म्ड है तो या तो उनको डिस्ट्रिक्ट या फिर भेजा जाता है मोस्टली। ऑल्सो जो लोग दूर रहते हैं ब्लॉक से, जो काफी इंटीरियर में रहते हैं, उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं हेल्थ की, वो एक्सेस करने में थोड़ा परेशानी हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें कैश और क्रेडिट, तो बैंक में हमने ये देखा है कि लॉकडाउन से फिर हमारे जो मई जून का जो डेटा कलेक्ट हुआ था, तब भी ये इशू था कि लंबी लाइनें हैं बैंक के सामने, एक दिन में काम नहीं आता है, होता है लोगों को 2-3 दिन में आना पड़ता है। उस टाइम पे लॉकडाउन के दौरान पे ट्रांसपोर्टेशन का लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, वो कुछ हद तक अभी भी है। क्रेडिट जो है, लोगों ने लोन लेना कितना इंक्रीज किया है, हुआ है, इंक्रीज हुआ है इस दौरान, पिछले 3-4 महीने में लोन लेना अलग अलग कारण के लिए, उसके ऊपर हम थोड़ी देर में मतलब वापस से मैं और डिस्कस करूंगी। रिटर्न माइग्रेंट्स, जो रिटर्न हुए हैं उनका क्या सिचुएशन है, उसका हम 3 चीजों पे मोस्टली ध्यान दे रहे हैं। एक तो है कि जो लोग वापस आना चाह रहे थे वो लोग वापस आ चुके हैं नहीं, जो वापस लौटे हैं उनके उनके पास रोजगार का क्या साधन है, और उनके पास खाने का क्या साधन है। उसके बाद है लाइवलीहुड लॉस, रोजगार का कितना नुकसान हुआ है। उसमें भी हमारे पास 4 कैटेगरी है वर्कर्स का, जिनके ऊपर हम जिनके बारे में बात करते हैं। एक तो हो गए जो कृषि, जिनको जो छोटे किसान है या कृषि में मजदूरी करते हैं। उसके बाद जो क्राफ्ट्स वर्कर्स हैं। फिर जो छोटे मोटे दुकानदार या फिर ठेला चलाने वाले लोग हो गए। और फिर उसके बाद जो गैर कृषि के अलावा जो मजदूरी करते हैं, उसके ऊपर भी मैं बाद में आती हूँ। फिर हो गया सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तो ये हो गया कि पुलिस का लोगों के प्रति क्या रवैया है, अगर ज्यादा हिंसा हो रही है उनके खिलाफ, या फिर धर्म के नाम पे अगर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये सब मतलब डिस्ट्रेस लोग के बीच में ज्यादा मुठभेड़ हो रहा है। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं। ये इसमें ट्रेंड ये आया था कि शुरुआत में जो हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ डेटा हुआ था, तब काफी देखने को आया था कि ये जो था भेदभाव ज्यादा हो रहा था। अभी धीरे धीरे कम हुआ है, बट अभी भी जो स्टैंड आउट करता है वो ये है कि घरेलू हिंसा में इंक्रीज हुआ था, वो अभी भी है। दूसरा कि पुलिस जो है अभी भी थोड़ा उनका लोगों के साथ थोड़ा मुठभेड़ अभी भी चल रहा है। एक बात मैं बताना भूल गई पहले कि जो स्कोर है वो सिस्टम ऐसा है कि 3 जो है, ये 1 to 3 है, 1 इज लोएस्ट, 3 सबसे ज्यादा। अगर किसी में 3 है तो मतलब वो सिचुएशन बेहतर है, और जो कम है 1 के तरफ है वो सिचुएशन थोड़ा खराब है। लेकिन जो हो गया जैसे लाइवलीहुड लॉस हो गया, जो रोजगार का नुकसान हो गया, उसमें अगर 3 है तो मतलब ज्यादा रोजगार का नुकसान है, 1 है तो कम है, तो उसमें थोड़ा वो अलग है। ठीक है। ठीक है, जो रिटर्न माइग्रेंट्स का क्या स्टेटस है, इसमें हमें मई जून जुलाई का डेटा है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लोग आना चाहते थे, फर्स्ट रिटर्न माइग्रेंट परसेंटेज, तो जो लोग आना चाहते थे वो आ गए हैं या नहीं। तो जो जुलाई है, जो ग्रे बार है, उसमें पता चल रहा है कि इंक्रीज हुआ है, मतलब मोस्टली लोग जो आना चाहते थे वो आ चुके हैं। बहुत जगह पे काफी जगह पे लोग वापस जाना, शहरों की तरफ जाना शुरू भी कर दिया है रोजगार की तलाश में, जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ा ठीक हो रहा है, खुल रही है चीजें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और काम वगैरह। उसके बाद है कि एक्सेस टू लाइवलीहुड। इसमें जो है लोगों का पहले जब आए थे तो इसमें थोड़ा मिक्स्ड है, अलग अलग क्लस्टर में। अभी जैसे जैसे चीजें खुल रही हैं तो लोगों को काम मिलना शुरू हो रहा है। बट नरेगा जो पहले मई जून के जो महीने में बहुत ज्यादा बड़ा साधन था लोगों के पास मतलब काम करने का, वो अभी बारिश के कारण रुक गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिक्रीज हुआ है। फिर हो गया खाने का जो एक्सेस है,
उसमें अभी भी जो है लोगों का अगर पीडीएस का घर का अगर राशन कार्ड है तो उसकी तरफ से खा रहे हैं। मोस्टली जो है अभी जो बाकी संस्थान की तरफ से या फिर पंचायत की तरफ से जो एक्स्ट्रा फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जो हमने देखा था मई अप्रैल में, ऑलमोस्ट लाइक जून के फर्स्ट सेकेंड वीक तक भी था, वो अभी मोस्टली जगह पे बंद हो गया है। और तो वो माइग्रेंट्स के लिए थोड़ा एक इशू है। ये हो गया रोजगार का नुकसान। इसमें नॉर्थ छत्तीसगढ़ और सेंट्रल छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो जुलाई का जो बार है वो कम हुआ है, मई से डिक्रीज हुआ है, तो मतलब कि सिचुएशन सुधरी है। साउथ छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है, तो वहाँ पे सिचुएशन खराब हुई है। अगर हम देखें कि ब्रेकडाउन देखें इसका सेंट्रल छत्तीसगढ़ के लिए, तो अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और कृषि में जो लेबर होता है उसका देखें तो काफी कम हुआ है रोजगार का जो नुकसान है। और ये क्राफ्ट वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये लॉस इतना डिक्रीज बहुत हद तक नहीं हुआ है। इसका रीजन ओवरऑल जो हमें छत्तीसगढ़ में पता चला है वो ये है कि जो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो जब किसान थे वो अपना जो भी फसल था, जो भी उनका प्रोड्यूस था, वो बेच नहीं पा रहे थे बिकॉज सब कुछ बंद था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफी ज्यादा लॉसेस पे बेचा है सामान, या फिर बेच ही नहीं पाए। अभी सिचुएशन सुधरा है थोड़ा, और अभी वो लोग खरीफ की तरफ जो उनका जो अभी जो उनका चल रहा है खेती उसमें लगे हुए हैं। इसलिए जो कृषि में जो मजदूर है उनको भी काफी हद तक अभी सुधरा है उनका सिचुएशन, उनको काम मिलना स्टार्ट हुआ है। क्राफ्ट वर्कर्स और जो जिनका खुद का कारोबार छोटी मोटी दुकानें या ठेला है, उनके लिए सिचुएशन अभी भी डिफिकल्ट है, क्योंकि वीकली जो मार्केट जो मैंने पहले बात किया था वो अभी भी मोस्टली बंद है। तो उनको वो बेच नहीं पा रहे अपना सामान। और लोग जो है वो जरूरत के सामान पे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए अभी रेडी है, बिकॉज सिचुएशन बहुत ज्यादा अभी अनसर्टेन है। तो वो लोग इन सब चीजों के ऊपर अभी पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं। जो गैर कृषि में पहले ये था कि नरेगा में उनको काम मिल रहा था, लेकिन सब कुछ बंद था। अभी नरेगा में बारिश की वजह से काम रुक गया है, लेकिन धीरे धीरे कई जगहों पे उनको काम अपना अपना मिल पा रहा है। जब अगर इसमें माइग्रेंट्स जो वापस लौटे, इसमें भी बहुत बड़ा उनका परसेंटेज है नॉन एग्रीकल्चर वेज लेबर में। इसमें सिचुएशन इसमें इशू आ जाता है, जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको अपने स्किल के हिसाब से काम मिल पाना गांव में मुश्किल और ब्लॉक लेवल पे मुश्किल हो रहा है। तो यही सेंट्रल छत्तीसगढ़ का हमें ये पैटर्न दिख रहा है कि डिक्रीज हुआ है लाइवलीहुड लॉस। साउथ छत्तीसगढ़ में जो है वो ये क्राफ्ट वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इंक्रीज हुआ है, उनका लॉस ज्यादा है अभी जुलाई के महीने में। एंड सेम जो है नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ये डिक्रीज हुआ है। ये इसके ऊपर जो हमारे ब्लॉक एक्सपर्ट्स हैं वो हम उनसे डिटेल में बात करेंगे कि उनको क्यों लगता है ऐसा ट्रेंड आ रहा है। फिर है नरेगा में एम्प्लॉयमेंट। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हम लेफ्ट वाला चार्ट देखें कि अवेलेबिलिटी ऑफ नरेगा पर पर्सन पर वीक, तो एक वीक में कितने दिन का काम एक मजदूर को मिल रहा था नरेगा में। तो पहले जो हम देखेंगे मई जून के जुलाई में जो है वो एक इंक्रीज हुआ है बिफोर कोविड की सिचुएशन से, और जुलाई में कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो बात यह है कि जो हमें जो सर्वे के दौरान हमें सुनने में आया है कि ये है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और माइग्रेंट्स भी लौट के आए थे और कोई और काम का बिल्कुल भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं था, तब नरेगा पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, फंड्स उसकी तरफ डाइवर्ट किए जा रहे थे, पंचायत लेवल पे फोकस वहां पे था। तो उसकी वजह से हम मई जून में जो है जो इंक्रीज देख रहे हैं। बट जुलाई के महीने में और जून के एंड में एक्चुअली बारिश की वजह से सारा काम रुक चुका है, तो वो अभी जो है जुलाई वाला बार सबसे लो है, इवन कोविड से पहले वाले टाइम से भी कम है। नरेगा वर्क डिमांड भी देख रहे हैं कि अभी जो है जो इंक्रीज हुआ था उससे अभी कम लेवल पे आ चुका है ऑलमोस्ट सारे क्लस्टर्स में। उसका रीजन भी ये है क्योंकि काम है ही नहीं बारिश की वजह से, तो फिर डिमांड भी कम रहेगी। और अभी धीरे धीरे चीजें खुलना भी स्टार्ट हो गई, काम मिलना लोगों को स्टार्ट हो गया है। जो क्वारंटाइन जो बेसिकली जो लॉकडाउन में नहीं है ब्लॉक्स, वहां पे मिलना स्टार्ट हो गया, तो उस वजह से लोग कहीं और काम देख रहे हैं। और एनीवे बहुत ब्लॉक्स में नरेगा का जो काम था उसमें लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम भी रहता था, क्योंकि मार्केट वेज रेट से कम वेज रेट मिलता था उनको वहाँ पे। और पेमेंट डिलेज का भी बहुत ज्यादा इशू था बहुत सारे ब्लॉक्स में। हर ब्लॉक की बात मैं नहीं बोलूंगी कि सही होगी ये बात, बट काफी ब्लॉक्स में हमारा जो सर्वे हुआ था वहाँ पे ये इशू था। फिर है क्रेडिट, जो लोन लेना स्टार्ट हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा लोन जो हमारे सर्वे के थ्रू हमें पता चला है वो है किसान ले रहे हैं लोन।
उनका एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि जैसे मैंने पहले बात कही कि लॉकडाउन के दौरान वो अपना फसल नहीं बेच पाए, तो वो होता था कि उस टाइम वो बेचते थे, उससे जो पैसा होता था उसको वो सेव करके अभी जो सीजन है उस टाइम के लिए वो यूज करते थे। बट उस टाइम क्योंकि इतना बिक्री कमाई नहीं हुआ, लॉस से बेचा, तो अभी उनके पास सेविंग्स की कमी है, इसीलिए वो ज्यादा लोन ले रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉक में है और काफी हाई परसेंटेज इंक्रीज हुआ है जो लोग लोन लेना स्टार्ट किए हैं। बट एक और इशू इसमें ये आ रहा है कि अभी उनको लेकिन लोन मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी क्रेडिट लोग देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अनसर्टिनिटी है कि वो जो लोन ले रहा है वो चुका पाएगा या नहीं। तो ये है कि कितने लोग क्रेडिट ले रहे हैं ये डेटा है, बट आई थिंक अगर डिमांड का देखेंगे कितने लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन अनेबल हैं लेने के लिए, वो फिगर हाई रहेगा। तो आई थिंक यही है सिचुएशन अभी ओवरऑल है। आई थिंक अगर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो और भी चीजें मतलब और डिटेल में और अलग अलग क्लस्टर में क्या सिचुएशन है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू सो मच मेघा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे ब्लॉक एक्सपर्ट्स के साथ, और जो लोग हमारे साथ और जुड़े हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि उनके जो भी सवाल हैं वो या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, उनको हम बाद में एड्रेस करेंगे, या फिर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन दे कैन रेज देयर हैंड वाया Zoom एंड देन वी विल ट्राई टू एड्रेस देयर क्वेश्चंस। तो विकास जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं आज के इस चर्चा की। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले 4-5 महीनों में आपके ब्लॉग्स में कोविड के चलते क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं, और ये पिछले साल या उससे पिछले सालों की तुलना में किस तरह से अलग है, किस तरह से अलग पाया है आपने इन सिचुएशंस को? Thank you, Ankit. So basically, Sukma is located on the southern tip of Chhattisgarh और एक conflict affected area है। So अगर हम demographically देखें तो broadly we can categorize it in two segments. One is the local people, जो लोग यहीं के रहने वाले हैं, गांव के लोग हैं, जिसमें आदिवासी और थोड़ी बहुत नॉन आदिवासी कम्युनिटीज हैं। दूसरा सेगमेंट इमिग्रेंट्स का है। तो इमिग्रेंट्स में एक तो वो ट्रेडर्स वगैरह हैं जो कि यहाँ पर जनरेशन से सेटल हैं, 2-3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। दूसरी कैटेगरी जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में आए हैं। और तीसरी कैटेगरी कुछ लोग हैं जो छोटे मोटे बिजनेस वगैरह में हैं, और वो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान सेटलर्स और बांग्लादेश, उड़ीसा का जो वो पूरा एक 70s में टर्मोइल आया था उसके लोग हैं। सो जो गांव के लोग हैं, यानी जो दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्री कोविड, they don't have as such any kind of dependency on the mainstream urban industrial system, which is actually getting affected through the COVID. बहुत ही नॉमिनल उनकी डिपेंडेंसी थी, तो उनके ऊपर तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है। और ये जो बीच की कैटेगरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बड़े ट्रेडर्स वगैरह, ऑब्वियसली ट्रेडिंग में तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, बट देन दे आर नॉट इन वेरी बैड सिचुएशन। बट ये जो थर्ड कैटेगरी है, जिनको मैं बोल रहा हूँ कि सेटलर्स हैं ईस्ट पाकिस्तान के या छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ऑन एंड ऑफ। क्योंकि कभी केसेस बढ़ गए तो मार्केट लॉक हो गया या नहीं हुआ, so they are being affected, but thankfully not very badly, क्योंकि again the thing is the same कि पूरी जो इकोनॉमी है वो लोकली ज्यादा वीव ऑफ है rather than कि आउटसाइडर्स के ऊपर। And on the villagers aspect, which is where they are really suffering, is the forest produce, because that is the only thing, you know, which really give them the cash. वीकली मार्केट्स लग नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट की जो एक्सेसिबिलिटी है, जो सिस्टम्स है, वो मोर देन 60% एरिया इज हाईली इनएक्सेसिबल ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड ज्योग्राफी, वो कुछ है नहीं। तो वहां पर वो लोग बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहे हैं। एंड हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट, उसका कितना इफेक्ट है उसको कैलकुलेट कर पाना भी बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि अगेन ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, आप लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। मगर वीकली मार्केट ना लगने की वजह से एक वो बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम बाद में स्पेशल प्रोविजन किया गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदे जाएंगे। अभी मैं कल ही देख रहा था तो सुकमा में इस वीक से
जो तेंदू पत्ता वगैरह खरीदा गया है उसका पेमेंट स्टार्ट होगा. But then somehow, it doesn't work that way, क्योंकि people have a very very fixed need, और उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, then it's a suffering for them. And where the people are, and if we look at the other segment, छोटे काम करना, लेबर के काम करना, दुकानों में करना, तो ये सब सिस्टम यहाँ पे ज्यादा एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि लोग लेबर वगैरह में काम नहीं करते हैं, अपने गांव में ही थोड़े बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन, मतलब हार्डली 1,000 of people are engaged in these kind of job in whole district. So they are being affected because still work is not on, and what opportunities do you have locally to earn cash on a daily wage laborer is the government construction के जो काम होते हैं, that is the only thing. So that is still not started. Of course, a bit of suffering is there. Otherwise, by and large, it's going on and off in the same situation. And the biggest reason for this is the dependency of the majority in the district towards the mainstream system is nominal. Otherwise, it's a conflict area. It's already a humanitarian crisis. So we can't say that there is anything good. But then particularly COVID is not affecting anyone except that local market, because it's a very big, very big hit on the Adivasi. Very big hit. It's very tough to imagine, because so if I have to give an example, suppose you ask me to give you 100 rupees and I have only 100 rupees. So actually 100 rupees is nothing in today's time. पर मेरे लिए वो 100 रुपए बहुत कुछ है, because that is all I have. So that is the situation. Maybe if we look at the amount, okay, tell me how much an Adivasi is going to earn. Maybe I'll say hardly 20-25,000. But that 20-25,000 is the only cash income for them for their whole year. So that is the one aspect where they are really suffering. Majority is really suffering due to the closure of weekly market. And another aspect where there is a very great hit is the education, schooling, because somehow more than 48,000 plus kids are being enrolled in the school, and it's more than 6 months they are being in their houses. Schools are being closed, although government is trying to reach them through alternative methods, but that is, again in the question mark. And what is going to happen with them? That is a severe, crisis. What is going to happen with them? Are they going to back to school, or where they are exactly, what they are doing? No one knows in all these aspects. So yeah, overall, this is the on and off situation. थैंक यू सो मच विकास जी, आपने काफी कंसाइज तरीके से पूरा स्थिति क्या चल रहा है उसको हमारे सामने रखा। राम गुलाम जी, आपसे सेम सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आपके इलाके में, आपके ब्लॉक्स में जहां आप काम करते हैं, वहां पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कैसे ओवर दी कोर्स ऑफ 4 मंथ्स वो चेंज हुई है? अंकित जी और आप सभी को नमस्कार। हम देखें कि अभी तो टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को देखने का शुरुआत किए हैं अलग अलग स्थितियों में, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो 20 मार्च के पहले जो हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव जो था और आज का जो है उसमें काफी भिन्नता है। काफी एक परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है सभी में, लोगों के व्यवहार से लेकर के उनके रोजगार, आजीविका और तमाम प्रशासनिक तंत्र में सभी जगह में एक अलग तरह का बदलाव आया हुआ है। और इसमें जो लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन हुआ 20 मार्च से हम कहें कि हमारे छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुआ और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा और 24 तारीख से जो रात्रि से जो लॉकडाउन हुआ 14 अप्रैल तक के लिए। तो ये जो लॉकडाउन था सभी के लिए एक अलग तरह की चीज था। ऐसा बंद कभी किसी ने देखा नहीं और किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा जब बंद हुआ
तो वो सीजन था, मैं आजीविका के हिसाब से बात करना चाहूंगा, जैसे हमारे शुक्ला जी अभी बोल रहे थे। तो मेरा जो छत्तीसगढ़ का जो बड़ा पार्ट है वो वन वाला पार्ट है, और ज्यादातर लोगों की जो आजीविका है वो खेती के बाद में जो निर्भर करता है वो वनोपज है, लघु वनोपज, एनटीएपी। तो ये उसी का शुरुआत दौर था जो हमारे राज्य में अभी तीन जो मेजर एनटीएफपी है, उसमें महुआ है। महुआ के बाद में जो आता है वो तेंदुपत्ता का आता है, जो कि दोनों तेंदुपत्ता जो खरीदी है और साल सीड। तो ये साल सीड और महुआ सरकार के द्वारा साल सीड और तेंदुपत्ता सरकार के द्वारा खरीदी जाती है। महुआ जो है वो ओपन मार्केट है। ये महुआ का सीजन था, उसी समय शुरुआत हुआ था। 15 मार्च से महुआ आना चालू हुआ था और लॉकडाउन में लोग घर में बंद रहे। तो ये बड़ा हिस्सा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में इसमें राहत ये मिला कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वनोपज का संकलन हुआ, और जो पूरे देश में तमाम राज्यों को मिला करके जो पूरे देश में इस समय में खरीदी या बिक्री हुई है वो 78% हमारे राज्य का हिस्सा आता है लघु वनोपज का। तो लोग कुछ दिन तक घरों में बंद रहे, गांव के दरवाजे बंद थे, लेकिन जंगल में जाना नहीं छोड़े। महुआ का कलेक्शन हुआ, तेंदुपत्ता का कलेक्शन हुआ और बिक्री भी हुआ। उसी प्रकार से सालसीट का भी हुआ। तो वनोपज से कई राज्य के लोग, आदिवासी क्षेत्र के लोग काफी प्रभावित हो गए, लेकिन हमारा राज्य ऐसा रहा कि यहाँ पर, और हमारे क्षेत्र में भी हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा संकलन हुआ है। संकलन के बाद जो आता है तो महुए के सीजन का बता दूं, उसी समय मार्च अप्रैल महीने में बारिशें भी होने लगी। तो महुआ का सुखाने का जो समस्या है वो काफी आया, बहुत सारा खराब भी हुआ। इसके बाद लेने के लिए उसको कोई व्यापारी नहीं, बिकली मार्केट जैसा बता रहे थे शुक्ला जी बंद। तो जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं गांव में जो घुस करके जाके खरीदी करते हैं, उनका घुसना भी बंद था, जाना भी बंद था। तो करे क्या? तो ये कसमकस की स्थिति काफी दिनों तक बनी रही और लगभग 10-15 दिन तक लोग प्रभावित हुए। उसके बाद छोटे ट्रेडर्स का घुसना जारी हुआ, फिर बड़े ट्रेडर्स भी आने लगे। तो जो महुआ 20 रुपये से शुरुआत, 15 रुपये 20 रुपये से शुरुआत हुआ, लास्ट 40 रुपये तक की बिक्री उन्होंने किया। तो एक बड़ा रोजगार का साधन, और उन ऐसे लॉकडाउन और विषम परिस्थितियों में कोरोना काल में लोगों को जो बड़ा मदद मिला वो हमारे महुआ फूल का, और काफी अच्छा उसका मतलब भाव घर बैठे उनको मिलने लगे। छोटे बड़े सारे ट्रेडर से धीरे धीरे करके 14 अप्रैल के बाद से घुसने लग गए, तो उनको एक रोजगार मिल गया। इसी प्रकार से तेंदुपत्ता कम दिनों की खरीदी हुई, लेकिन उससे भी रोजगार उनको मिला, साल सीट से भी मिला। और उसके बाद अभी खेती का सीजन आ गया। तो मैं इस प्रकार से देखता हूं कि हमारे जो वनांचल क्षेत्र है या ग्रामांचल क्षेत्र है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्याएं उतने बड़े तादाद पे हमको देखने को नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हुए बनिस्बत की दूसरे राज्यों का जो हम सुनते हैं या दूसरे जगहों का हम सुनते हैं। और ये जो माइग्रेंट लेबर जो वापस आए, और छोटी संख्या नहीं है, छत्तीसगढ़ में 7 लाख लोग पलायन करने वाले लोगों की संख्या आ रही है, और ये सरकार ने भी नहीं सोचा था और लोगों को पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग, और लगभग देश के सभी राज्यों में जाते हैं। वो जब वापस आना शुरू हुए तो उनके सामने जरूर ये संकट था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि मनरेगा में जाना उनके भी कुछ लोगों के लिए एक समझना चाहिए कि उनकी स्टेटस के खिलाफ भी था। तो इस समय में रोजगार के मामले में हम देखें तो मनरेगा काफी प्रभावी रहा। उसका रोजगार का दर जो है वो 176 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये कर दिया गया। पेमेंट की स्थिति में सुधार लाया गया, और काम भी बहुत तरीके से, चाहे वो नाला ट्रीटमेंट का काम हो, गोठान निर्माण का काम हो, मेड़बंदी का काम हो, तालाब गहरीकरण का काम हो, तो ऐसे फ्यूचर के लिए एक स्ट्रक्चर बनने का भी काम हुआ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। तो मैं इसको सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत ही पॉजिटिव
और जो 15 जून तक चलने वाला काम है वो इस बार 30 जून तक के चला। और यदि अच्छा होता कि अभी के कृषि कार्य को भी मनरेगा से जोड़ देता तो जो लोगों के सामने जो छोटी मोटी समस्या रही वो भी नहीं आती। तो एक प्रकार से रोजगार की स्थिति को मैं केवल अभी मैं जो वनांचल के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। जो हमारे प्लेन एरिया के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं और अलग अलग छोटे छोटे उद्योग धंधों में जो लोग लगे हुए थे वो सारे ठप पड़ने के कारण से रोजगार की संकट इस एरिया में बहुत ज्यादा खड़ा। मनरेगा का भी उतना ज्यादा काम या आवंटन इन क्षेत्रों को नहीं मिला जितना कि दूसरे क्षेत्रों को मिला। तो दोनों क्षेत्रों की यदि तुलना करें तो उस हिसाब से हमारा वनांचल क्षेत्र काफी ठीक ठाक रहा और प्लेन एरिया में लोगों का रोजगार, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिना। आज भी अनिश्चितता की स्थिति है, कब क्या होगा, कैसे होगा, रोजगार बचेगा कि नहीं बचेगा। ये अच्छा हुआ कि 15 जून के बाद से लोग या जुलाई से खेती के काम में लग गए हैं और खेती का काम अभी इसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट या लॉकडाउन से प्रभावित नहीं हुआ है और काफी अच्छे तरीके से खेती काम हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। लेकिन रोजगार और मनरेगा के सवाल पे हम लोग एक बार वापस आएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा और सुरेश जी आपसे शुरुआत करता हूं कि अभी जैसा देखने में आ रहा है बहुत से इलाकों में कोरोना के केसेस को लेकर काफी केसेस निकल रहे हैं। तो अभी आपके ब्लॉक में क्या स्थिति है, लोगों के बीच उसको लेकर क्या डर का माहौल है या लोग उसके साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं, उस पर अगर आप थोड़ा शेयर कर पाए हमारे साथ। हेलो। हाँ जी सर। जी हाँ सर, के कोरोना का तो अभी तो ज़बरदस्त माहौल है, अभी कहा जाए खास करके बिलासपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा है और पेंड्रा गौरला मरवाही में बिलासपुर की अपेक्षा कम है। तो अभी पहले तो उतना गांव में नहीं था, पहले जो बाहर से पलायन आए थे उन्हीं लोगों के पास था। अभी क्या है, गाँव में एक दो केस मतलब निकलना शुरू हो गया है। अभी मैं अगर रतनपुर की बात करूँ, कल ही मतलब पहले एक भी केस नहीं था, अब निकलना शुरू हुआ। तो हालांकि मोहल्ले में दो दो तीन तीन निकलना शुरू हो गया। तो उनका जो केस अभी आ रहा है और बिलासपुर में जो है स्थिति, तो बहुत लोग डरे हुए हैं। बाकी जब कहते हैं ना कि जब तक लोग खुद नहीं होता तब तक लगता है कि नहीं हुआ कुछ, तब तक घूमते रहते हैं। और जैसे ही होना शुरू होता है, बगल में अगर पता चलता है तो फिर वो बहुत डरावना स्थिति हो जाता है और फिर उस मोहल्ले में जाना बंद हो जाता है। लोग एक बार तो जैसे ही पता चलता है वैसे ही तो 8 दिन तक ऐसा होता है कि एक दूसरे से मिलना बहुत दूर से बात करते हैं, मिलते नहीं आपस में कि अगर पास मिलेंगे तो क्या होगा। तो वो स्थिति बना हुआ है, तो उसमें मतलब डरा हुआ स्थिति है। और जो हॉस्पिटल की बात है, तो हॉस्पिटल में जैसे सर्दी खांसी आता है वैसे देखते नहीं है लोग। डॉक्टर साहब के पास जाते, डॉक्टर भी नहीं देखता कि पहले आप कोरोना चेक कराओ। तो लोग, एक तो कोरोना चेक इतना आसानी से होता नहीं है, एक दिन दो दिन अगर बात करें तो उसके बाद कोरोना चेक होता है। और उसमें भी अगर मतलब बहुत सारा उसको बताने के बाद कि हाँ आप किसी कोरोना पॉजिटिव लिस्ट मिले हो तभी कोरोना चेक होता है, तो कोरोना चेक होता भी नहीं है। जैसे बताते हैं कि मेरे घर के पड़ोसी में हुआ है, उसके बाद भी लोग चेक नहीं करते तुरंत। तो उसका फिर वो लोग फिर देखते रहते, फिर उसका जब पॉजिटिव लक्षण दिखने लगता है, सर्दी खांसी आना, बुखार आना शुरू हो जाता है, उसके बाद ही पॉजिटिव मतलब चेक करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही, और उतना ज़्यादा बेड भी नहीं है कि आसानी से सबको रखा जा सके, ये स्थिति भी बना हुआ है। और जैसे मैं एक गनियारी का संस्था है बिलासपुर में, गनियारी जन सहयोग संस्थान, उसने एक पड़ोसी नेटवर्क चालू किया है। तो उसमें कुछ बिलासपुर के डॉक्टर हैं और कुछ बॉम्बे से भी डॉक्टर जुड़े हुए हैं इसमें। तो उस नेटवर्किंग में बताते हैं कि इसका पॉजिटिव लक्षण होता है तो क्या क्या लक्षण होता है, कैसे चेक किए जाते हैं। क्योंकि अभी जो अब बात हो रहा था कि घर में आइसोलेशन करने की बात तो है कि पॉजिटिव लक्षण, बाकी घर में क्या होता है कि अगर शौचालय एक ही है, बाथरूम एक ही है, तो उसको सभी लोग यूज़ करेंगे तो फैलने का शंका बहुत ज़्यादा है। अलग अलग बाथरूम नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा मलमूत्र और यूरिन से फैलने की शंका रहता है। तो उस कारण से उसका कैसे बचाव करें, तो उसके बारे में हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि एक सस्ता बता रहे थे कि उसमें एक दवाई डालते हैं, वो
दवाई डालना शुरू कर दें फिनाइल और, तो वो फिर कंट्रोल होना शुरू हो सकता है। और घर में आइसोलेशन करना बहुत ही अभी रिस्की है ये बात। और दूसरा रोजगार के बारे में सर, मनरेगा के बारे में कहा जाए तो मार्च अप्रैल में जैसे बंदी था और मई जून में जो चालू हुआ, हमारे यहाँ दूसरा दिक्कत हुआ कि जो दिक्कत हुआ ये कि जैसे काम शुरू हुआ और काम शुरू होता है मनरेगा में, तो क्या है कि जितना उनको बात हुआ था कि 202 रुपये रोजी मिलेगा, अब वो मान लिया एक डबरी गड्ढा खुदाई की है, तालाब खुदाई की है, और खुदाई करने के बाद जो उनका मेजरमेंट निकलता है तो उसमें क्या है, जितना मेजरमेंट 202 रुपये निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है, उसमें निकलता है 150 रुपये मेजरमेंट निकालने के बाद या 250 रुपये। तो उसमें फिर क्या है, लेबर पीछे हटने लगे, हमको 202 की बात किया तो 150 रुपये क्यों मिल रहा है। तो उसका कारण ये रहता है कि उनको बोला जाता है 1 फीट गड्ढा खोदने, और वो 10 इंच उस समय जल्दीबाजी में 10 इंच गड्ढा खोद के आ जाते हैं। एक कारण ये रहता है। दूसरा कारण रहता है कि 25 काम किए हैं, मास्टर लोग 30 लोग भरा रहा है, कुछ और दिक्कत होता है उनको मनरेगा सरपंच लोगों को, वो दिक्कत से फिर क्या है, मेजरमेंट में रोजी कम मिलता है, तो उसमें भी काम करने का जो इंटरेस्ट रहता है वो भी खत्म हो जाता है। और जुलाई में तो 15 जून के बाद तो काम बंदी हो गया है, और जुलाई में जो फॉरेस्ट वाला है वहाँ पे काम मनरेगा का चल रहा है अभी, बाकी बहुत ही कम संख्या में। दूसरा जो माइग्रेट करके आए हैं उनको खाने पीने के हमारे इधर तो बहुत ही दिक्कत हो, चावल तो मिल जा रहा है, बाकी उसको बाकी चीज नहीं मिल पा रहा। तो मैं कई जगह तो ये देखा बैगा परिवार में कि उनको खिचड़ी बना के, जो चावल होता है उनको पसिया बना के पी रहे हैं अभी आम के अचार के साथ, ऐसा टाइप की दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनको मजदूरी मिल नहीं रही थी ज़्यादा बीच में। अभी खेती काम आए तो कुछ मजदूरी मिलना चालू हुआ, और हमारे यहाँ भी मजदूरी 50 रुपया 60 रुपया और ज़्यादा ज़्यादा खेती में 100 रुपये मिलते हैं, उससे ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती। आवाज नहीं आ रही सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सर। विकास जी, एक बार आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपके यहाँ पे क्या कोरोना के केसेस निकल रहे हैं और लोगों में उसको लेकर क्या माहौल है, क्या किस तरह की बातें चल रही हैं? जी, तो शुरुआत में जो केसेस थे वो मोस्टली सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस तक रिस्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो लोग इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो कितना वो कैंप में भी रहेंगे, छुट्टी वगैरह में घर वर गए। बट अभी पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिनों से थोड़ा सा कम्युनिटी में भी आना शुरू हो गया है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कम्युनिटी, देन व्हाट आई मीन इज कि द पीपल लिविंग इन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, नॉट इन द विलेजेस, क्योंकि गांवों के अंदर से अभी तक एक भी केस नहीं ट्रैक हुआ है। और थोड़े बहुत केसेस हैं, 30-40 केसेस सिविलियंस के हैं इन सारी जगहों पे। बाकी अरेंजमेंट के सिस्टम पे तो ऐसा है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल स्पेशली बनाए गए हैं। एक्चुअली एक नहीं, अब तो 3 हो चुका है। बट अभी धीरे धीरे कम्युनिटी में स्प्रेड होना शुरू हो चुका है, और जो पैटर्न देख रहा है उसके हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये केसेस बढ़ेंगे। और एंड मे बी कि अगर टाउन में बढ़ रहा है तो गांवों में भी पहुंच सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, गांव में तो लोग आ जा रहे हैं ना टाउन से, इवन जैसे मैं खुद ही आता जाता हूँ। सो इट कुड बी एनीथिंग, नॉट वेरी श्योर। बट इसके पहले सिविलियंस में नहीं आया था, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के थोड़े बहुत लोग पॉजिटिव टेस्टेड हो रहे थे। And like yesterday only 27 cases tested positive in whole district of civilians. Okay. जो गांव के मतलब जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, सुकमा, कोंटा और तोरनापाल। तो अभी इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर ये बढ़ना अब शुरू हुआ है। एक्चुअली अभी तक तो कुछ नहीं था, मतलब तो अगर एक तरीके से हम बोले जो सिचुएशन है पूरे देश में उस हिसाब से तो यहाँ पर कुछ नहीं था। बट अभी यहाँ पे शुरू हो चुका है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि टाउन एरियाज और विलेजेस में केसेस अभी कम देखने को मिल रहे हैं, जैसा सुरेश जी ने शेयर किया कि क्योंकि टेस्टिंग भी अभी उतनी आसानी से नहीं हो पा रही है, तो क्या ये उस वजह से है कि टेस्टिंग नहीं है इसलिए केसेस कम देखने को मिल रहे हैं, या कुछ और वजह है जो आपको लगती है जिसकी वजह से अभी केसेस कम देखने को मिल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली है क्या ना कि बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है ना।
सो और जब लॉकडाउन हुआ तो सब पूरा मूवमेंट जो थोड़ा बहुत था भी वो भी ब्लॉक हो गया. सो एवरीथिंग वाज बीइंग ब्लॉक्ड. अभी क्या है कि थोड़ा सा चीजें ओपन अप हो रही हैं, तो अब लोग इधर उधर कर रहे हैं तो वो आ रहे हैं. बाकी टेस्टिंग ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स है जो सुरेश जी ने बोला, वो सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें कोई डिनायल है ही नहीं. द ओनली थिंग इज कि पेशेंट्स अभी इतने कम हैं कि वो उठकर सामने ही नहीं आ पा रहा है. बाकी टेस्टिंग वगैरह हो रही है एंड यू नो इट इज द सेम सिचुएशन व्हाट सुरेश जी वाज मेंशनिंग कि इसका करेंगे, उसका नहीं करेंगे, क्या करेंगे. एंड देन एट द सेम टाइम फिर अगर आप थोड़ा बात करेंगे, इंक्वायर करेंगे तो पता चलेगा कि अरे साहब हम क्या करें, ऊपर से गाइडलाइन यही है ना. तो एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग यू नो WHO और ICMR, तो उनके भी गाइडलाइंस बड़े फ्लॉड से आ चुके हैं कि नीचे के लोग भी क्या ही करेंगे. तो टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर. यू नो एक्चुअली प्रॉब्लम ये जैसे ये है, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा कि बहुत है, मतलब इवन फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ ओनली. सो हियर एडमिनिस्ट्रेशन इज काइंड ऑफ वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स इट, क्योंकि उनको कोई पंगा नहीं चाहिए, है ना. So they are doing it, but once if it get a spike, then obviously it's going to be a very horrible situation. There is no doubt on it. But thankfully still it's on in the same pace. And what Suresh ji was mentioning, that's a very severe problem. And I think जिले स्तर पे तो जो कुछ हो रहा है हो ही रहा है. The root cause lies in the upper level itself. What kind of instructions are coming, किसका टेस्ट करना है, किसका टेस्ट नहीं करना है, and how you are going to quarantine one person. फिर आप जब उसको रिलीज कर रहे हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो क्या आप उसका टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. सो इस तरीके की काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि ऊपर से ही आ रही है. And so like as of now still I would like to say it's in everything is in control per se, the COVID as a disease particularly. But if it get increased, then obviously situation is going to be worse. Thank you so much Vikas for sharing that. रामगुलाम जी, मैं आपसे थोड़ा, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे प्रवासी मजदूरों के बारे में और मनरेगा की स्थिति के बारे में, डिस्कशन को वापस वहां ले जाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप 10 से 11 जिलों में आपने बताया आपका काम है, तो कहाँ मनरेगा का काम अवेलेबल है, क्या स्थिति चल रही है, क्या लोग मनरेगा में जो काम मिल पा रहा है उससे खुश हैं, उनके लिए सफिशिएंट है कि नहीं. प्लीज अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें. अंकित जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी. तो जैसा कि बारिश के दिनों में 15 जून से मनरेगा का काम बंद हो जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कुछ प्लांटेशन और नर्सरी का काम मनरेगा के तहत कराया जाता है, लेकिन उसमें ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावनाएं नहीं होती है. तो लगभग मनरेगा का काम तो अभी बंद है, लेकिन शुरुआती दिनों में इनको ये काफी मददगार रहा है और लोगों को काम भी मिला है. तो ये जो मनरेगा का काम में जो उस समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग बोलते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, और ये जो हमारा ये सोशल डिस्टेंसिंग सच में फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाए रखना है, प्रिकॉशन के लिए मास्क बांधना है, वहां पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था होना है. तो ये तमाम और पेमेंट जो है विद इन ए वीक, सप्ताह के भीतर में होना है. तो ये चीजों का वहां पर पालन नहीं हो पा रहा था. लोगों को रोजगार जरूर मिल रहा था, लेकिन खतरे में ये सारे काम हो रहे थे. सोशल डिस्टेंसिंग तो मिट्टी के काम में, अर्थवर्क में संभव ही नहीं है, और फिर आप मास्क पहन करके मेहनती काम कर ही नहीं पाएंगे. तो ये सब चीज का फॉलो नहीं हो रहा था, और जो काम करवाने के लिए जिम्मेदार जो वहां पर एजेंसी है, पंचायत और दूसरे जो लोग हैं,
तो वो लोग भी, उनके लिए पर्याप्त जो हाथ धोने का, सैनिटाइजर का, ये सारा व्यवस्था होना चाहिए, वो सब नहीं था। लेकिन रोजगार मिला, पेमेंट भी लगभग कुछ जगहों को छोड़ करके उनको साप्ताहिक पेमेंट भी मिल रहा था, और घर पहुंच सेवा इस बार दिया गया था उनको, उनके खातों में भी गया। लेकिन खाते से पैसा निकालना अपने आप में आसान काम नहीं था। बैंक जो है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर कस्बे में है, और या जिला हेडक्वार्टर में है, और लोगों का घर उनसे इतने दूरी पे है, वहां से आने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, फिर बैंकों में इतनी लंबी लाइन। आपको बता दूं कि जो जनधन खाता है जिसमें 500 रुपया महिलाओं के नाम पे आना है, उसको निकालने के लिए लोग 3-3 दिन तक बैंक तक आए और वापस चले गए, क्योंकि उनका लाइन जैसे ही आता था बैंक का टाइम खत्म हो जाता था, 2 बजे तक बैंक को बंद करना। तो ये परेशानियां लोगों को काफी उसमें हुई है पैसे को निकालने में अपने। और फिर मार्केट भी बंद है, हम करें तो करें क्या, इस पैसे का क्या उपयोग करें। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है। मुझे आप टोक दीजिएगा जिस समय यदि बंद करना होगा तो, अंकित जी। जी सर, आई थिंक इस शेयरिंग पे एक बार सुरेश जी का भी विचार जान लेते हैं कि उन्होंने अपने एरिया में मनरेगा से संबंधित क्या परिस्थितियां देखी, क्या बदलाव उन्होंने देखा पिछले समय की तुलना में, और अभी क्या स्थिति चल रही है। हेलो। हाँ जी हाँ सर। हाँ, पिछले समय की तुलना में मनरेगा में काम में जो धांधली हुआ उसको मैं नहीं बोलना चाहता, पेमेंट बहुत जल्दी हुआ। पिछले साल जो होता था उसके अपेक्षा बहुत जल्दी जल्दी पेमेंट हुआ इस बार मनरेगा में, तो नो डाउट पेमेंट जल्दी हुआ। और दूसरा चीज़ जो मैं देखने को मिल रहा है इसमें कि जो गाइडलाइन है, जो कोरोना का टेस्टिंग है, तो वो टेस्टिंग में क्या हुआ कि जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं आता तब तक करते नहीं, और बाकी जैसे ब्लड टेस्ट करना, ब्लड निकालना है, तो कहीं भी पैथोलैब में हो जाता था। अब ये कोरोना ऐसा चीज़ है कि कोरोना हुआ है तो लोग डरते हैं, तो कितना भी वो टेस्टिंग करने वाला, लेब वाला, असिस्टेंट हो, कोई भी हो, या डॉक्टर हो, कोई भी हाथ लगाना नहीं चाहता। वो तो पहले दूर से बोलते कोरोना पे दूर जाओ, बाहर ही खड़ा रहा, अंदर नहीं बुलाना चाहते। चाहे टेस्ट लेब में जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ कोरोना नाम सुनते तो लेब, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है ना, छूने से, टच करने से बीमारी फैल रहा है। बाकी बीमारी में ऐसा कोई नई बीमारी नहीं है कि जिसको टच करने से हो रहा है। तो इसलिए इसमें सभी लोग, चाहे वो गाड़ी में बैठाने के समय हुआ, मैं एक वीडियो शेयर कर सकता हूँ कि गाड़ी में बैठाने के लिए भी उसको दूर से बोलते हैं चलो चलो बैठो। एक हमारे यहाँ 3 साल के बच्चे को हुआ है, तो उसको भी उसके माँ बाप लेके जा रहे हैं, तो उसको भी बोलते हैं भैया दूर से रहा, बाहर में खड़े, वो बाहर ही करते हैं। तो कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जैसे ही सुनते कोरोना टेस्टिंग होने के लिए आए तो पहले से ही डरते रहते हैं। तो टेस्टिंग में सर वो तो बहुत सर, वो तो सबके लिए है, चाहे डॉक्टर हो, है तो इंसान हो भी, जान तो उसको भी प्यारी है, चाहे लेब जांच करने वाला हो, तो वो तो सब, ये बीमारी ऐसा कि सब घबराए हुए हैं। तो जितना ज़्यादा ये होता है तभी वो लोग इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, जितना कम से कम चेक करना पड़े। ओके। और अभी गांव वगैरह में मनरेगा का काम मिल पा रहा है क्या? किस किस तरीके के काम सर, हो रहे हैं? नहीं, अभी बिल्कुल जहाँ फॉरेस्ट एरिया है कुछ जगह प्लांट, बहुत 100 में 10% प्लांटेशन का काम है, बाकी मनरेगा का काम इधर नहीं हो रहा है। बाकी जैसे गोठान का काम है उसमें बोल रहे थे, मनरेगा का काम तो पूरा गांव में 5 से 10 लेबर की जरूरत पड़ता है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। 300 लेबर है तो 10 लोगों को मिल रहा है, बस यही है। और खास करके जो छोटे किसान हैं उनको खेती में इस समय काम तो मिल रहा है, नो डाउट खेती बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी उनको बीज के समय बहुत दिक्कत हुआ, बीज कैसे मिले, कहाँ से मिले, पैसा का जो दिक्कत है, जो वो लोग मजदूरी कर कमाते थे तो खेती में लगाते थे, वो मिलना बंद हो गया, काम बंद हो गया। तो इस बार बहुत ही मतलब उसका जो काम का असर है बहुत ही अंतर पड़ा है। और गांव में तो जो सच बात है कि डिस्टेंसिंग का, जहाँ डिस्टेंसिंग का नहीं पालन कर पाते हैं, जैसे रोपा लगाने जा रहे हैं तो लाइन से बैठ के जा रहे हैं, एक पिकअप में 25 लेबर बैठ के जा रहे हैं, ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हैं एक जगह दूसरी जगह काम की तलाश, इसमें खेती में जो डिस्टेंसिंग मेंटेन है वो तो कहीं बाजार में नहीं होता, मतलब वो तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग ऑफिस में जरूर बोलते हैं कि 2 चेयर बैठ के अलग बैठ सकते हैं, बाकी गांव में जहाँ मजदूरी करने के वहाँ कहाँ उतना मेंटेन कर पाते हैं, वहाँ तो हो ही नहीं पाता।
राइट। विकास जी, आपके यहाँ पे जैसे राम गुलाम जी भी बता रहे थे कि कैश ट्रांसफर वगैरह को लेकर काफी बैंक से लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, और अगर निकाल भी पा रहे हैं तो खर्च कहाँ करे वो नहीं पता चल रहा था। तो आपके यहाँ क्या स्थिति रही थी? क्या लोगों के खातों में टाइम से पैसे पहुंच रहे थे और लोग अपने खाते एक्सेस कर पा रहे थे कि नहीं? So basically, again the same situation. I'll keep doing the same thing. A very less population is dependent on the banking, or even they have account, or even whatever facilities from government, even pre-COVID. Let's look at from there. क्योंकि बैंक अकाउंट तो वहीं से आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना में नया बैंक अकाउंट खोला जा रहा है। So वो सब बहुत लेस था। And then the whole district have a total number of 11 branches पूरे जिले में, जो नेशनल हाईवे पे हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए उनको मे बी दे नीड टू ट्रेवल फॉर इवन 2-3 days. No wonder, you know, and मतलब literally actually I work only in those villages जहां से बैंक तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगता है। तो मतलब वो एकदम आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरा आने जाने का रास्ता है। So I know it. तो प्रीवियसली ऑल्सो इट वॉज लाइक दैट कि लोग आते थे एकदम, जैसा अभी राम गुलाम जी ने कहा कि आए, टाइम हो गया, वापस जाना पड़ गया। सो दैट वाज द सिचुएशन। एंड ऑफ कोर्स कि जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हो गया, सारी गाड़ियां बंद हो गई, कन्वेंस बंद हो गया, तो लोगों को, अंदर के लोगों को तो बाहर आने का जो थोड़ा बहुत साधन था भी, जो थोड़े बहुत मीन्स थे भी, वो भी कहीं ना कहीं एकदम चले गए। And still even today it is the same situation. आप जैसे अभी सुकमा में जाएंगे या आप दोरनापाल में जाएंगे तो आपको गांव के बहुत कम लोग दिखेंगे। सिर्फ वही लोग दिखेंगे जिनके पास अपनी बाइक वगैरह है, या कभी कभार गांव अंदर कोई पिकअप गई सामान लेके या कुछ ऐसा हुआ तो शायद वो उससे आ सके तो आ सके। So already you know it's a kind of how to say कि ऑलरेडी इट वॉज वेरी लेस। अभी जो वो लेस था वो और ज्यादा श्रिंक कर गया है, क्योंकि लोग अंदर से बाहर आएंगे कैसे। और अब तो बिल्कुल ही आप भूल जाइए, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक, इट्स रेनिंग हियर कंटिन्यूअसली। 70 to 80% district is being disconnected. So if I have to give an example, so in the schools where we were, you know, in very interior areas, Kota, अभी उधर से हमारे लड़के आए थे तो टीचर्स वर हियर एंड नाउ दे आर स्टक इन दोरनापाल, क्योंकि गांव की नदी इतना बढ़ गई है कि उसको आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। सो दे आर वेटिंग कि थोड़ा सा पानी कम होगा तो हम अंदर जाएंगे। सो यू नो देयर इज अ डिस्कनेक्ट, एंड इन दिस सिचुएशन हाउ दे आर गोइंग टू बी हियर एंड हाउ दे विल एक्सेस एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी और एनी काइंड ऑफ सर्विस इज अ क्वेश्चन मार्क। And of course the normal people, you know, as I mentioned, the second category, the immigrant, traders, small businessmen, ठेला वाले लोग, ये सब जो लोग हैं, they are somehow accessing everything, they are managing it somehow, you know. And why I'm saying somehow, the reason is being this thing called social distancing, physical distancing, and the frequent lockdowns. So that's why there is a situation of managing कि भाई ठीक है, आप कितने लोग एक साथ जा सकते हैं, देखना पड़ेगा ना। So that's how it is going on here. Thank you for sharing that. राम गुलाम जी, एक बार मैं आपसे वापस पीछे ले जाते हुए इस बारे में जानना चाहूंगा कि जब जो माइग्रेंट्स लौट के आ रहे थे तब आपके ब्लॉक में क्या स्थिति देखने को मिल रही थी, क्वारंटाइन वगैरह की क्या फैसिलिटीज थी, और अभी क्या रोजगार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए? जी अंकित जी, माइग्रेशन वाले जो लौटे, उसके पहले यहाँ पर जो लोग लॉकडाउन के तहत फंसे हुए थे, जैसे हमारे झारखंड के लोग डैम कंस्ट्रक्शन के काम में आकर के फंसे हुए थे, हार्वेस्टर वाले आके फंसे थे पंजाब से, या बोरवेल वाले आए थे तमिलनाडु से, सारे लोग इस एरिया में फंसे हुए थे। और यहाँ तक कि वृंदावन के पंडित लोग मेरे ही कस्बे में आकर के, रांची में आकर के
शायद 2 महीना तक उनको रहना पड़ा। बहुत सारे श्रद्धालु आए थे चंपारण में, तो उनको लॉकडाउन में पूरा लगभग 90 लोगों का टीम जो है पूरे पड़े रहे। तो उनके लिए मैनेज करना प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए बहुत दिक्कत हुई। कैसे इनको, और उस समय शासन का कोई गाइडलाइन भी उतना नहीं था कि इनके लिए राशन की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध हो सके। जो लोग लाए थे वो ऐसे तो केवल लेबर लोगों को ही लाया गया था, लेकिन जो लोग तीर्थयात्री आए या पंडे लोग आके पड़े हुए थे उनकी जिम्मेदारी ले तो ले कौन। ये खराब सिचुएशन से गुजरना पड़ा। और उसके बाद जो हमारे लोग हमारे प्रवासी लोग बाहर वापस लौटे, तो वो तो सारे लोगों को पता है बहुत ही दारुण स्थिति थी। बहुत ही थके हारे लोग जब गांव में पहुंचे तो उसका जिस ढंग से स्वागत हुआ वो किसी ने कल्पना नहीं किया था। अंदर गांव वालों को मन में दहशत था कि ये लोग कोरोना लेकर के आ गए हैं, और जो लोग लौट के आए थे उनके मन में ये डर था कि ये लोग हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। एक भय था। थके हारे लोगों के बीच में अब व्यवस्था का एक माहौल में उनको स्कूल में गुजारना, अपने घर तक न जा पाना, ये तो बहुत ही विकट स्थिति थी। तो जैसा कि क्वारंटाइन सेंटरों के लिए जो गाइडलाइन आया था उसको आप देखेंगे पढ़ेंगे तो एकदम बहुत ही ऐसा लगेगा कि एक आदर्श और बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था वाले क्वारंटाइन सेंटर होगा। लेकिन जब आप हकीकत को देखने के लिए उस क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के देखते तो लोगों के लिए जो खाने का रहने का व्यवस्था हुआ था उसकी स्थिति बहुत खराब थी। और जिम्मेदारी नाम का तो या जिम्मेदार लोग तो कोई है ही नहीं थे। बहुत मुश्किल से सरपंच लोग दाल चावल दे देते थे, अपना पकाओ या खाओ। आपने छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ का ये समाचार कि लोगों की मौत क्वारंटाइन सेंटरों में पहले हुई, कोरोना से बाद में होना शुरू हुआ। क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों की मौत, लोगों ने यहाँ सुसाइड किया, सांप काटने से खत्म हुए। तो ये स्थिति हमारे यहाँ भी लगभग हमारे जिले में ही देवभोग ब्लॉक में 3 मौतें जो हैं क्वारंटाइन सेंटर में हुई। तो ये एक खराब स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ा। बहुत ही व्यवस्था नहीं थी। आप तो गाइडलाइन देखेंगे तो साबुन से लेकर के उनके कपड़े, उनके तमाम चीज, जबकि मैंने देखा क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन तक के लोग एक ही कपड़े को पहने हुए रहे, ना उनके लिए चादर की व्यवस्था, ना बिछावन की व्यवस्था। तो जैसा उनका आगमन पे होना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो लोग अपने घरों को गए तो जॉब कार्ड नहीं है तो मनरेगा में काम कैसे करें, राशन कार्ड में नाम नहीं है तो राशन उसको कैसे मिले। तो ये सब लंबी लड़ाई की प्रक्रिया वहां से शुरू हो गई। जॉब कार्ड के लिए लड़ना, राशन कार्ड के लिए लड़ना, राशन मिल सके उसकी व्यवस्था के लिए लड़ना। और फिर एक जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो भावना हमारे गांव में थी वो तार-तार हो गया और लोग एक दूसरे से संदेह की नजर से देखने लग गए। और ये जो दीवारें खड़ी होने लग गई, ब्रिज का काम करे तो करे कौन। तो क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति बहुत ही खराब रही है और अभी भी लोग उसी दहशत में नहीं जाना चाहते। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर। सुरेश जी, एक मैं आपसे थोड़ा, जी सर अनम्यूट। हाँ सर, हेलो जी। हम लोग 8 क्वारंटाइन सेंटर में अभी एपीपीआई की मदद से वहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर और सोप, और जो महिलाएं आई थी उसको सैनिटरी पैड, और समूह के लिए फेस मास्क जो आता है, और बुखार चेक करने का थर्मल पावर, और पीपी किट दिए सर। 8 क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग, मैं खास करके गया, और वहाँ जब हम लोग जाते थे तो जो बता रहे थे, एक तो पहले से रस्सी बंधा हुआ रहता था गेट में, अंदर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग का डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, सब एक साथ रहते थे। बाहर के लोगों के लिए वो सब चीज़ होता था, खाना देते थे बहुत दूर से देते थे। मतलब ये यहाँ जो बता रहे हैं ना, दहशत तो था। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है यहाँ पे। तो एक मैं विकास जी, राम गुलाम जी, आपसे थोड़ा इसके बारे में भी जानना चाहूंगा। जब सुरेश जी आते हैं तो विल गो बैक टू द डिस्कशन जो हम कर रहे थे कि अभी आप लोगों के कार्य क्षेत्रों में
लोगों को उधार वगैरह लेना पड़ रहा है क्या अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए? तो पता चलता कोई भी देखिए कि जो उनका जो इनकम जो 3 महीने तक बंद रहा, तो वो जो खेती के लिए इनपुट जो उनको चाहिए था, तो उसके लिए जो केस उनके पास उपलब्ध रहता था वो इस बार नहीं रहा। यहाँ तक कि लोग बीज तक को भी खा गए। मजबूरी है, करना पड़ा। तो आखिर खेती में इनपुट डालने के लिए उनको लोन का सहारा लेना पड़ा, और बैंक को जितना गाइडलाइन दिया गया है और जितने आसानी से लोग बताते हैं, बैंकों में हिचकिचाहट नया खाता खोलना नहीं, या जिनका खाता है उनको लोन देने के लिए। लेकिन जो सहकारी समितियां, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनसे लोगों को खाद बीज का सपोर्ट मिला, कुछ जीरो इंटरेस्ट पे उसको लोन भी मिला। बाकी बहुत सारी जो घोषणाएं हुई थी उसके अनुरूप तो काम नहीं हुआ, लेकिन लोगों को लोन लेना पड़ा। ज्यादातर लोगों ने लोन लिया हुआ है, और केसीसी लोन का भी प्रोसेस में बैंकों ने हीला हवाला किया। लेकिन फिर भी लोग बैंकों में इस बार काफी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, और बहुत सारे लोग इसके लिए, हो सकता है बैंक से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने पर लोगों ने व्यक्तिगत लोन भी लिया हुआ है, जो कि आंकड़े में आता नहीं है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन स्थानीय स्तर पे वो लोग मनी लेंडर से लोन लेते हैं, और उसकी संख्या भी बढ़ी हुई है इस बार। Vikash ji, how's the situation in your area? So actually, there is no as a situation of taking loan and all, क्योंकि कैसा है कि जो यहाँ पर ये है ना, मतलब इट्स लुक वेरी मेटाफोरिकल, मगर ये है कि जब तक जंगल है तब तक यहाँ के लोग कुछ न कुछ करके अपने आप को सरवाइव कर लेंगे, और जिस दिन ये जंगल नहीं रहेंगे तो फिर ये नहीं रहेंगे। हम आप इनको कितना भी कुछ भी बाहर से पंपिंग कर दें, वो सब कुछ इनके लिए बेकार ही है, एंड दैट इज वेरी विजिबल। सो अभी लोन वगैरह लेने का ये सब जो सिचुएशन है, ये मेजॉरिटी पे नहीं है, और ऑलरेडी ये सारी चीजें यहाँ पे कभी कल्चर में थी ही नहीं। कि मतलब ठीक है, जो अपना जैसे है एक वो मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, उस तरीके से लोगों ने अपने आप को वीव ऑफ कर रखा था, तो उसी में वो अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। अभी भी उनको कोई ऐसा किसी से लोन लेने की या कुछ मांगने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो कि अदर पार्ट में थोड़ा सा ये चीज मैं मतलब आई कैन कनेक्ट वेरी वेल जो राम गुलाम जी कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ऐसी है कि लोगों के पास कुछ नहीं है। आपके पास शायद एक टाइम का खाना भी नहीं होगा तो आपको मांगना पड़ेगा, पर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। और जहां पर ये सिचुएशन है, जिन जगहों में जो एकदम हार्ड कोर कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज है, जहां पर पूरा जो हम न्यूज डेली सुनते हैं कि नक्सल के नाम पे ये हुआ वो हुआ, तो वहां की सिचुएशन तो पैथेटिक है। मगर वहां पर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप किसी तरीके की एक्सटर्नल हेल्प या सपोर्ट सीख कर सके। देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। तो ये सिचुएशन नहीं है लोगों का लोन वगैरह लेना, ये सब करना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट ऑल की ठीक है, जो अपना जितने पास है somehow people are managing in that only. And a very smaller segment, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ठेले वाले हैं, दुकान वाले लोग हैं, वो लोग थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं। तो अगर जो उनमें है तो उसको मेरे ख्याल से मैं लोन लेना नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ बिजनेस रन्स इन रूरल एरियाज, कि आप उधार पे सामान लेते हैं, जब आपका वो आएगा तो आप उसको पैसे देंगे वगैरह, उस तरीके से चल रहा है। बाकी बैंकिंग सिस्टम का हालत ऐसा है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ते जानते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ 2 ही काम होता है, पैसे डालना, पैसे निकालना। तो वो पैसे डालते निकालते कौन है? जिनके पास पैसे हैं या हम जैसे लोग, क्योंकि मेरे को तो कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है ना। और या जो मेरे स्टेचर का आदमी लोन लेगा तो सो ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट ड्यू टू कोविड और इन द नेसेसिटी, बट फॉर द लग्जरी. So those things are going on, maybe some businessmen and contractors, they are doing it, but then that is not for the COVID. वो अपने business के लिए कर रहे हैं. So yeah, so that is the situation. Thank you much for sharing that, Vikash ji.
सुरेश जी आपसे बात हो रही थी एंड बीच में शायद कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। तो एक मैं लास्ट सवाल जानना चाहूंगा कि अभी आपके एक्सपीरियंस में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका रही है और इस समय किस तरीके से उन्होंने राहत कार्य में अपनी भूमिका निभाई है, और उनको जो सहयोग अपेक्षित है कि उनको सरकार की तरफ से मिलेगा, क्या उनको वो सहयोग मिल पाया और क्या वो अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन कर पाए कि नहीं? इसमें सर पंचायती राज की जो भूमिका है, यहाँ तक कि क्वारंटाइन सेंटर में जो खाने का पेमेंट कर रहे थे सरपंच लोग, उनको भी समय में पेमेंट नहीं हो पाया। बाकी जो मनरेगा का काम का है पेमेंट है, वो पंचायती राज को आसानी से पहले के अपेक्षा, पिछले साल के अपेक्षा बहुत आसानी से मिल गया है। बाकी मैं कई जगह सरपंच लोग बोल रहे थे कि हमारा पेमेंट जो ब्लॉक स्तर पे, ऊपर से जरूर सही होगा, ब्लॉक स्तर से इनको जिला से पेमेंट लेट मिलता रहा। बाकी जो मनरेगा काम का पेमेंट है वो लास्ट मतलब पिछले साल से अच्छा रहा। ये रहा। थैंक यू सो मच सर। राम गुलाम जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस संदर्भ में? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया था उसमें मेन जिम्मेदारी तो मुख्य जो जिम्मेदारी जो दिया गया था वो पंचायतों को दिया गया था। जो भी स्कूल या सामुदायिक भवन या ग्राम पंचायत, जिसको भी सामुदायिक भवन मतलब क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो इसमें बेसिक रूप से भोजन की व्यवस्था करने की जवाबदेही पंचायतों को दिया गया। और सरकार की तरफ से तो ये कहा गया था कि वो इसके लिए 14वें वित्त आयोग का 15वें वित्त आयोग का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पंचायतों को कहना था कि हमारे पास इस प्रकार का कोई संसाधन नहीं है, हम लोग अपने जो संसाधन है मिलकर के सामूहिक रूप से ये मदद कर पा रहे हैं। दाल चावल की व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर वालों के लिए कर पा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर पा रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको निभा रहे हैं। अब सरकार की ओर से क्या मदद मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसमें हमसे जो कुछ बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन हमने गाइडलाइन दिखाया, बात किया कि देखिए इस प्रकार की व्यवस्था होना है, सैनिटाइजर होना है सफाई के लिए, टॉयलेट 25 लोगों के लिए एक ही टॉयलेट नहीं होना है, आपको तुरंत टॉयलेट बनाना है, पानी की व्यवस्था होना है, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था होना है। तो उनका साफ कहना था कि देखिए कि ये गाइडलाइन तो हम लोगों के पास है नहीं, हम जानते भी नहीं। तो ये गाइडलाइन हम जानते भी नहीं, हमें जैसा खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया हम व्यवस्था कर रहे हैं। और देखेंगे कि भोजन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को, तो आप हताश हो जाएंगे। लेकिन जैसा भी हो, उस क्वारंटाइन का टाइम को निकाले हैं, पंचायतों ने अपना उत्तरदायित्व निभाया है, मैं तो यही कहूँगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा था अंकित जी कि दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना इफेक्टेड लोगों का, और सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ने की जो गति है वो काफी तेज है। मैं ये कहना चाहूंगा, हम पहले 100 में, फिर 200 में, फिर 300 का आंकड़ा आ रहा था, अभी अचानक से बढ़ करके 800, 600, 700 आ रहा है, और सभी जगहों से आ रहा है। कल पिछले दिन का ही रिपोर्ट देखें तो हमारे पटेल साहब के एरिया से 49, हमारे शुक्ला साहब के एरिया से, सुकमा से प्रॉपर 27, और मेरे एरिया से जहां 1-2 निकलता था वहां से अचानक 18 निकला। तो जो स्थितियां हैं, ये आगे आने वाले दिनों में उस एरिया का कंटेनमेंट जोन बनना, उस एरिया में फिर लोगों का आना जाना प्रतिबंध हो जाना, या उनको घर से बाहर निकलने के लिए देना, तो ये लोगों के रोजगार को प्रभावित करेगा। और ये अभी कस्बा और टाउन में ही नहीं है, ये जो आंकड़े आ रहे हैं अब हमारे गाँव से आ रहे हैं। और गाँव जब कंटेनमेंट जोन में बदलता है तो कि समझ लीजिए कि बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है जितने को कंटेनमेंट जोन बनाया, या उस गांव में कोई दूसरे लोग जाना नहीं चाहते हैं, या उस गांव के कोई आदमी दूसरे गांव में आता है तो फिर उसको हिकारत और एक प्रकार से कहना चाहिए कि संदेहास्पद दृष्टि से देखते हैं लोग। एक छुआछूत की भावना लोगों के बीच में ऐसी खड़ी हो रही है इस संक्रमण के चलते से। हालांकि ये बचाव के लिए है, लेकिन लोगों को उसके आत्मसम्मान को ठेस लगता है। जब कोई कोरोना के कारण से मुझसे कोई दूरी बनाता है तो मैं जरूर कहूंगा कि ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति जिनसे दूरी बनाया जाता है उसको, उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगता है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो हमारे गांव में स्थितियां अभी बहुत खराब हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण पर्व है तीजा का। इसमें महिलाएं जाती हैं अपने मायके को,
और वहीं पर व्रत करते हैं। लेकिन अभी सभी गांव में प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई नहीं जाएगा और किसी को आना भी नहीं। बहुत सारे गांव में ये सब हुआ है। तो महिलाएं भी सवाल कर रही हैं कि पुरुषों के दारू के लाइन में बाजार में जाकर के भीड़ में रहने में तो कोरोना नहीं फैलता, लेकिन केवल महिलाओं के लिए इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना, और ये पंचायतों के द्वारा, सरकार की गाइडलाइन में नहीं है, पंचायतों ने, गांव वालों ने अपना निर्णय लिया हुआ है। तो एक प्रकार से और जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है महिला पुरुषों का जो हम देख रहे हैं, यह भी गांव में बढ़ रहा है। और कंटेनमेंट जोन और बाहर वाले एरिया, इनके बीच का भी भेदभाव बढ़ते जा रहा है। तो इसमें आजीविका भी प्रभावित होगा, उनके रोजगार प्रभावित होंगे और लोग घरों में बंद रहने के लिए मजबूर होंगे। स्थिति वही दिन ब दिन बदलती जा रही है। और जिस तरीके से पहले हमने देखा था कि शुरुआत में लोगों ने बहुत सीरियसली नहीं लिया, देन बहुत ज्यादा डर का माहौल हुआ, और अब धीरे धीरे बहुत मिक्स्ड स्थिति देखने को मिल रही है। और कोई भी इसके बारे में कोई सटीक तौर पे जानकारी नहीं दे पा रहा है कि ये कब तक चलेगा, किस तरीके से चीजें बदलेंगी। तो एक बहुत लंबा ट्रायल एंड एरर का फेज चल रहा है, जिसमें हम और आप सभी शामिल हैं। हमारे पास एक सवाल आया है देवाशीष जी की तरफ से कि अभी जो रिटर्न, जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, उन लोगों का क्या वो लोग अभी छत्तीसगढ़ में ही रुक के काम देखना चाह रहे हैं, काम खोजना चाह रहे हैं, या वो वापस लौटना चाह रहे हैं? तो इसके बारे में जो भी आपकी बातचीत हुई है उसके बारे में आप, सुरेश जी आपसे शुरू करते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? हेलो जी जी, आवाज आ रहा है? तो हाँ सर, उसमें क्या कुछ लोग तो मतलब वापस जाना नहीं चाहते बिल्कुल अब वो, और कुछ लोग जो हैं जो शहर में काम करते हैं, वो लोग तो जो मैकेनिकल या जो खेती किसानी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो जो कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, वो लोग जाना चाहते हैं, ये देखने को मिल रहा है। और दूसरा सर, क्वारंटाइन सेंटर में जो बात हो रहा था ना, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था। 70-75 लोग रुके एक स्कूल में और एक ही शौचालय है, ये बहुत दिक्कत होता था। उसमें जो बात हो रहा था कि अलग अलग शौचालय कहीं मिलते नहीं हो पाए क्वारंटाइन सेंटर में। बहुत ही खाने पीने में जो दिक्कत जो मैं बता रहा था, कई स्कूल में जो जाति व्यवस्था बता दिए थे, कई जगह खाने का बड़ा दिक्कत, कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, ये तो दिक्कत हो रहा है सर। और अभी भी काम के लिए जो शहर में जो आए हैं माइग्रेट होके, उनको सच खेती किसानी वाले में तो कुछ 50-60-100 रुपये मिल जा रहे हैं। जो शहर में जो गए हैं वो लोग आए हैं, उनको ज़्यादा काम मिल ही नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारा काम अभी बंद पड़ा हुआ है, एक तो बरसात के नाम से, दूसरा फैक्ट्री के नाम से। विकास जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर आपकी बातचीत हुई हो तो लोगों का मानस क्या है इस समय? वो रुक के देखना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज खोजना चाह रहे हैं, और वो वापस उसी काम में लौटना चाह रहे हैं जहां से वो लौट के आए हैं? यहाँ पर जो माइग्रेशन है वो बहुत ही सीजनल है, and somehow, good bad whatever it is, people have their own system of survival. And now why do people migrate? Then that is very clear, then they have certain kind of aspirations and need. तो जो यंग जनता है वो इसलिए जाती है, उसको स्मार्टफोन खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या शादी करनी है, या कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां है, तो लोग 4-6 महीने के लिए गए, 40-50 हजार 60 हजार जो भी जितना पैसा है वो ले आए। और जो माइग्रेशन है वो मेजर आंध्रा तेलंगाना की तरफ है, जो कि कमर्शियल एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं, मिर्ची तोड़ना, और जो मसालों की खेती तो सदर्न पार्ट में अच्छी होती है, वहां पर बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन कर्नाटका भी जाता है इन चीजों में, कॉटन वर्क में। और बहुत थोड़ा सा जो यंग पोर्शन है वो जो अभी जो आजकल के जो एकदम मॉडर्न वर्क आए हैं वो लोग उसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि मशीन्स वगैरह पे, बोरवेल मशीन्स में, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, या किसी गैराज में काम कर रहे हैं। सो पीपल गो फॉर वेरी सर्टेन सीजन, लेट्स से कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर इट स्टार्ट्स, अक्टूबर नवंबर में ये शुरू होता है, और अप्रैल मई तक लोग वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जब ये लॉकडाउन हुआ तो ये लोगों के वापस आने का टाइम था। तो अभी इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब बाहर के मार्केट की क्या सिचुएशन है,
and how all these works are going to be shaped once, over the period of time. और क्या इन लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी वहां रह जाएगी काम करने के लिए या नहीं रह जाएगी, है ना। और बाकी माइग्रेशन तो होना ही है, लोग जाएंगे ही जाएंगे, वो सीजनल माइग्रेशन है, बिकॉज दे नीड कैश, उनको कैश चाहिए ही चाहिए किसी चीज के लिए, और वो कैश सुकमा में नहीं मिल सकता है, दैट इज द रियलिटी, सो वी हैव टू मूव ऑन। बट क्वेश्चन लाइज हियर कि अभी बाहर उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच विकास जी। रामगुलाम जी, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, अगर आप छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों का भी डेटा देखें और खुद आप 10 से 11 जिलों में आपका काम है, तो कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहे हैं जो इस पूरे राहत कार्य की प्रोसेस को और जब माइग्रेंट्स लौट रहे थे तो उस वाली स्थिति को बाकी जिलों से बेहतर तरीके से संभाल पाए, और क्या कारण रहे कि वो बाकी जिलों से बेहतर कर पाए, या अगर उल्टे एग्जाम्पल्स भी हैं कि कौन से जिले बहुत ज्यादा फेल हुए ऐसा करने में, उस सिचुएशन को कंटेन करने में, लोगों को राहत कार्य पहुंचा पाने में, उसके बारे में जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो। अंकित जी, ऐसा है कि ये जो हमारा जो माइग्रेशन या पलायन का जो स्थिति है वो कुछ जिलों में अभी कुछ दिनों से है, और कुछ जिलों में ऐसा है कि उनका बहुत लंबा इतिहास है, काफी पहले से लोग आते जाते रहे हैं, और एक प्रकार से वो बगैर माइग्रेशन के नहीं रह सकते हैं। उनमें से आप देखेंगे तो बलौदाबाजार जिला है, जांजगीर चांपा है, बिलासपुर का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ के लोग शुरू से ही चाय बागान से शुरू करके बाद में सभी जगहों में, जम्मू कश्मीर में ईंट बनाने के लिए, पंजाब में धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए, सभी जगह इनका आना जाना रहा है। और ज्यादा तादाद पे यहीं से माइग्रेशन होते हैं, ना कि सुकमा या कोंडागांव या हमारे गरियाबंद से। लेकिन फिर भी ये जो छत्तीसगढ़ की चिन्हांकित एरिया है, महासमुंद का कुछ हिस्सा है, बलौदाबाजार का है, जांजगीर चांपा का है और बिलासपुर का, ये ज्यादातर माइग्रेशन वाले और ऐसे ही प्लेन एरिया के है। तो यहाँ पर ज्यादा बड़े तादाद में लोग जब आना शुरू हुए तो इनको संभालना भी एक कठिन काम था। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस जिला ने बेहतर किया और इस जिला ने अच्छा नहीं किया, ऐसा कंपैरिजन वाला हमारे पास कोई ना स्टडी है, लेकिन संख्या के तौर पे जहाँ पर ज्यादा आए हैं उनको व्यवस्था करने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ा है, और हो सकता है इसमें कोई अव्यवस्था हो बनिस्बत की मेरे गरियाबंद में बहुत कम लोग हैं या सुकमा में कम लोग हैं। तो लेकिन बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, ये महासमुंद, ये हमारे बहुत ही चिन्हांकित एरिया है, और यहाँ पर काफी कठिनाइयां भी आई हैं और बड़ी संख्या में लोग वापस आए। तो और इसमें ऐसा भी है कि जो हम वापसी की जो बात है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें सभी लोग केवल धान काटने या कंस्ट्रक्शन काम में लगने वाले लेबर ही नहीं है, इसमें अच्छे प्लम्बर भी है, इसमें अच्छे मेसन भी हैं, इसमें कपड़े मिल में काम करने वाले टेक्निकल लोग भी हैं, और बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। उनको हम लोग कहाँ पर अभी रोजगार दिला पाएंगे अपने स्टेट में? तो अभी इनका स्किल मैपिंग का काम नहीं हुआ है, कौन किस स्किल में, किसके पास क्या स्किल है और उसको हम कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी लेबर, जनरल लेबर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इसको तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो स्किल है इसमें बहुत सारे इंजीनियर भी माइग्रेशन करके गए हुए हैं, दूसरे जगहों पे अच्छे से काम कर रहे हैं, वो भी वापस आए हैं। इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच सर। मेघा से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब तक का जो भी हमने डिस्कस किया है उसको एक बार वो समराइज कर दें, एंड देन वी विल प्रोसीड टू एंड टुडेज वेबिनार। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि कुछ चीज़ें जो है, कुछ इश्यूज जो है वो सारे क्लस्टर्स के लिए सेम है। जैसे कि एक सबसे बड़ा हो गया कि जो लाइवलीहुड में हो गया, उसमें वीकली मार्केट से हो गया। वो जो हमने देखा कि रामगुलाल जी ने बोला, विकास जी ने बोला कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा है
लोगों को अपना जो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता है सबसे ज्यादा, वो सेल करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो एक बड़ा वो आ रहा है कि वो अभी नहीं खुल रहा है, तो लोगों का लाइवलीहुड पे सबसे ज्यादा उस पर असर पड़ रहा है। एक और जो ट्रेंड है जो सब क्लस्टर्स के लिए सेम है, वो है कि केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रहा है, एंड उससे डील करने के लिए सुविधाएं कितने हद तक जो हॉस्पिटल्स हैं, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, वो सक्षम है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि जैसे जैसे केसेस, क्योंकि अभी जैसे शहरों में हमने देखा था पहले बढ़ रहा था केस, अभी यहाँ पे धीरे धीरे गांव तक पहुंच रहा है। तो एक अनसर्टेनिटी, लोगों के मन में भी डर ज्यादा है कि क्या होगा अभी सिचुएशन का। तो अभी जो फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन है कि अभी आगे और क्या सिचुएशन आएगी। नरेगा जो है वो काफी हद तक एक क्या बोलते हैं कि सेवियर की तरह काम किया है इनफॉर्मल लेबर्स के लिए, कि काफी मतलब लोगों को उसने रोजगार का साधन बना। बट अभी जैसे कि बारिश की वजह से रुका हुआ है, तो उसमें इनफॉर्मल लेबर्स का जो नॉन एग्रीकल्चर लेबर जो है, उनका रोजगार का क्या होगा अगर वो लोग बाहर वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बाकी मैं बस यही एक कंक्लूडिंग रिमार्क, अगर सब लोग इस बात पे बता पाए कि उनको क्या भी सबसे ज्यादा लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो होता है आने वाले में, क्या उनको डर है कि आगे क्या होगा, या उनको लगता है कि सबसे बड़ा इशू होने वाला है। एंड अगर वो चाहते, मतलब क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं पंचायत से, या फिर किसी भी तरीके का प्रिपेयर्डनेस जो है, एक वे फॉरवर्ड अगर उनके दिमाग में कुछ हो, कि नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में कोई भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो अगर उसके ऊपर सभी जो पैनलिस्ट हैं, सारे हमारे ब्लॉक एक्सपर्ट हैं, एक बार थोड़ा थोड़ा बोल पाए कि उन्हें कंक्लूजन में उनको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी समस्या होगी। रामगुलाम जी, आपसे शुरू करते हैं, अगर आप इस पे अपना मत दे पाए। एक्चुअल अभी खेती के काम में जो अभी तक का जो रोजगार मिला है, बीच में गैप आने वाला है। ये जो सितंबर का जो मंथ है, इसमें थोड़ा गैप आएगा। सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग का टाइम जब आएगा, तब लोगों को ज्यादा काम मिलेगा। और अभी तक के रोपाई और ये सब में रोजगार मिला काफी। तो एक बीच का स्थिति आएगा जो कि खाली पीरियड रहेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा। सितंबर का महीना, सितंबर अक्टूबर का जो है, एक महीने का तो गैप होता ही है। तो इसमें लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल दिन होगा। और मुश्किल दिन इस महीने में भी और ज्यादा होगा कि हम ये कितने तेजी से और आगे बढ़ेगा कोरोना का जो नंबर्स है गांव में और फैलाव जो है। तो बंद वाला जो है, तालाबंदी वाला स्थिति, वो भी लोगों के रोजगार को और बाधित ना करे, कंटेनमेंट जोन और ये सबसे। तो मुश्किल तो अभी बढ़ते ही दिखाई दे रहा है, और कोई विकल्प नहीं है। खेती के काम को मनरेगा से नहीं जोड़ा गया, यदि जोड़ दिया होता तो शायद लोगों के लिए और ज्यादा, किसान के लिए भी और मजदूर के लिए, दोनों के लिए राहत भरी होती। तो वो नहीं हो पाया है, और अब बीच में गैप का पीरियड आएगा, और नंबर ऑफ कोरोना अभी बढ़ने का है। सभी लोग बोलते जा रहे हैं, केंद्र सरकार के लोग ही बोलते हैं कि आपके यहाँ 60,000 होगा, हमारी सरकार कह रही है हम 35,000 तक पहुंचेंगे, लेकिन हम अभी पहुंचे हैं 17-18,000 में। लेकिन डेथ रेट भी बढ़ रहा है अब, और ये लोगों के मन में दहशत पैदा कर रहा है। डेथ रेट के बढ़ने, पहले लोगों को ऐसा लगता था कि गया हॉस्पिटल में, आया वापस, गर्म पानी पिया, पैरासीटामोल खाया, हो गया, कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी इलाज हो रहा है। लेकिन अभी जब मौतें बढ़ रही हैं तो लोगों को डर हो रहा है। तो आने वाले दिन थोड़ा अनिश्चितता भरा है, रोजगार लोगों का छिन रहा है। सरकारी नौकरी और बड़े कारपोरेट के छोड़ दे तो बाकी सारे लोग रोजगार को लेकर के अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे हैं। और एक मैं कहूं कि मानसिक तनाव और घरेलू हिंसा, ये दोनों काफी बढ़ रहा है। हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन घरों में अभी देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस काफी बढ़ा हुआ है। ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और कैसे लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए, उनको सही स्थिति में लाए, उनके तनाव को खत्म करें। रोजगार जाने की अनिश्चितता सभी लोगों में है,
हम जो गवर्नमेंट जॉब वालों को छोड़ दें और बड़े कॉर्पोरेट को छोड़ दें, तो उसके बाद सारे लोगों की चिंता बनी हुई है। और ये चिंता बड़े तनाव का कारण है, और इसी में लोग घरेलू हिंसाएं, रोजगार नहीं है, उसी घर में कैद हैं, बंद हैं, और इसका असर महिलाओं और बच्चों के ऊपर ज्यादा पड़ता है। Yeah, so may I speak? So actually, no, it's very unpredictable, बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अब तक तो somehow it got managed कि ठीक है चलिए कुछ कुछ करके हो गया, पर अगर हम सुकमा जैसी जो भी जगह है वहां पर देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी एक बहुत मिनिमम या नॉन एक्यूमुलेटिव टेंडेंसी पे चलती है। अभी वो भी श्रिंक होना शुरू हो रही है, अब एक्चुअली उस पे अटैक हो रहा है, अब एक्चुअली उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। ये कहाँ लेकर जाने वाला है इसका कोई अंदाज नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, द रियलिटी इज कि ये मतलब कैसे मैं बोलूं कि ये पीढ़ियों के ऊपर पूरा असर पड़ रहा है। जनरेशंस आर गोइंग टू सफर एक्चुअली, मे बी 2-3 जनरेशंस। हाउ? बिकॉज ऑलरेडी इन जगहों में जो सेंट्रल इंडिया का पूरा रीजन है कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टेड है, सब है, तो कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई है ना पिछले 60-70 से अब तक हम देखेंगे। अब क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि अभी फिर से वही सिचुएशन आ गई है, और ये सारे जो बच्चे हैं, जो यूथ्स हैं, या जो 14-15-16 ईयर के बच्चे हैं, तो अभी इनकी एजुकेशन पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, स्कूलिंग पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ड्रॉप आउट्स होंगे, बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे। इतने दिन की मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत बच्चे स्कूल से आए थे वो सब बाहर हो जाएंगे, और वंस दे आर आउट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है सच में इस सोसाइटी में जिंदा रहने के लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ करके हम सब जिंदा रह लेंगे, वो मुझे पता है, मगर एक्चुअल में यू डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी। सो दिस लॉन्ग लॉकडाउन of schools, which is already a alien unit in these areas, तो ऑलरेडी बच्चों का एक डिस्कनेक्ट है। अब नाउ द सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ देयर फैमिली इज मेकिंग देम पुश आउट। सो एक्चुअली अब वो ड्रॉप आउट वैसा कुछ नहीं है। नाउ वी कैन ओपनली से कि बॉस इट इज पुश आउट, कि बच्चों को जबरदस्ती धक्का देके स्कूलों से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। So these are the two things which I think, and it is very closely linked with each other, and it's going to show its impact in a very long run, even generational. क्योंकि अगर बच्चा एक बार स्कूल से निकल गया तो समझिए एक जनरेशन चली गई, एक जनरेशन गई तो दूसरी, एंड देन यू नो इट्स अ कंप्लीट होल साइकिल, एंड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। बाकी बहुत टफ हो गया है कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। और ऑब्वियसली जो डर है या जो कुछ भी आप कहिए वो तो थोड़ा बहुत जैसे जितना लोगों को पता है, समझ में आ रहा है, उस हिसाब से वो चल ही रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इनके बारे में बहुत ज्यादा बातें सुनने को नहीं मिल रही हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल दैट यू हैव ब्रॉट देम इनटू दिस डिस्कशन। सुरेश जी, आपसे भी एक बार जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले महीनों में, आगे वाले दिनों में तस्वीर कैसी दिख रही होगी? आने वाले समय में ये दो चीज मेरे को लग रहा है। एक तो जो खेती किसानी काम है उसमें लगे अभी कुछ मजदूरी मिले, वो जैसे रामदेव बोल रहे थे, तो वो खेती किसानी काम भी खत्म हो जाएगा। जो छोटे किसान हैं जो खेती भी करते थे और मजदूरी करने भी जाते थे गांव में और बाहर में, वो सब चीज़ अभी बंद है। दूसरा चीज़ है सर कि बस बंद है, ट्रेन बंद है, तो बस के जो काम करते थे ड्राइवर, क्लीनर, वो सब पूरा बंद है। ऑटो बंद है, कारपेंटर का काम बंद है पूरा, जो लोकल घर में गांव में काम करते थे, कारपेंटर काम करते थे। होटल में जो छोटा मोटा होटल चलाते थे उसमें जो 4 कर्मचारी होते थे अभी
पूरा गेट बंद करके 2 कर्मचारी से ही काम चला रहे हैं। वो जो छोटे छोटे काम करते थे वो सब का भी बहुत ही खराब स्थिति है, उनको काम कहीं मिल नहीं रहा है। खेती किसानी में जो खेती काम करते थे, हार मजदूरी करने वो भी पूरा बंद है। जो लोकल चल रहा था थोड़ा बहुत वही बच्चे थे। जो अब आगे मेरे को ये भी लगता है मार्केटिंग का बहुत दिक्कत होगा, सब्जी का लोग बाहर नहीं आ रहे, बस ट्रांसपोर्ट का बहुत दिक्कत होगा, बस नहीं चल रही है तो लेने, और लोकल ऑटो नहीं चल रहा है, उस तरह से सब्जी का जो वो लोग उपजा भी लेंगे तो मार्केट में बहुत दिक्कत आने वाली है। Right. Thank you so much for sharing that, sir. वही हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे आने वाले समय में सरकारें बेहतर कदम उठाएं, लोगों का उनको बेहतर सहयोग मिले और स्थिति में सुधार देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले। एंड तो इसी अपेक्षा के साथ आज के इस वेबिनार को मैं यहीं समाप्त करते हैं हम। थैंक यू सो मच राम गुलाम जी, विकास जी, सुरेश जी और बाकी जो लोग अपना समय निकाल के हमारे साथ आज जुड़ पाए। थैंक यू। आप लोगों के यहाँ होने से और अपने ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से ये इस वेबिनार को बहुत फायदा हुआ है, हमें पर्सनली बहुत कुछ जानने को मिला है। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ जुड़ पाए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक अंकित, जिन्होंने बैकग्राउंड में रह के सारी चीजें मैनेज करी एंड सारा सिस्टम स्मूथली चले, उसके ही एंश्योर्ड दैट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक मिताली, जो आज इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं, बट she has been really helpful in preparing at all the stages of preparing for this webinar. Thank you so much, Megha, for preparing those slides and enriching this discussion with data. और जो लोग हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई कार्ड की वेबिनार सीरीज का जो ये चरण है, इस कारवां की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ के साथ हुई है। इसके अगले पड़ाव में हम लोग राजस्थान के ब्लॉक विशेषज्ञों से मिल रहे होंगे और आई कार्ड टीम से हमारे साथ इंदिरा, अंजलि और शौर्य होंगे। जो लोग आज हमारे साथ हैं, उम्मीद है हमें कल भी और आगे आने वाले दिनों में भी आपका साथ और सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा जी। थैंक यू।